हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है और क्लास की टाइमिंग भी चेंज है। तो हमने कल ही आपको बता दिया था कि जो हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसके कुछ पार्ट अभी बाकी हैं पढ़ने। तो इसीलिए हम पहले सोशल डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे, देन अपने टाइम पर यानी कि 3 पीएम पर ही हम अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। तो आज आपको 2 क्लास लेनी है। सबसे पहले हम समाप्त करते हैं अपने सोशल डेवलपमेंट को। तो सोशल डेवलपमेंट में हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा उसे हम देख लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने सामाजिकरण देखा था, एक दो परिभाषाएं देखी थी, हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया पर चर्चा किया था, साथ ही साथ सामाजिकरण के साधन को देखा था। अब साधन में दो प्रकार के साधन थे, एक था प्राथमिक समूह या संस्थाएं, दूसरा था द्वितीयक समूह या संस्थाएं। तो प्राथमिक में क्या आ रहा था? प्राथमिक में परिवार, स्कूल, पास पड़ोस, आपके स्कूल के साथी हो गए, नात रिश्तेदार हो गए, धर्म जाति हो गई, धार्मिक समूह हो गए, ये सारी चीजें आ रही थी। जो द्वितीयक समूह था आपका, उसमें हमने बात किया था आर्थिक समूह का, राजनैतिक समूह का, सामाजिक समूह का और साथ ही साथ हमने देखा था सांस्कृतिक समूह के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने देखी थी। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास ली होगी। उसी के आगे आज हमें देखना है कि विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, हमें पहले ही पता है। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न गति से चलती है। जैसे व्यक्ति का विकास सभी अवस्थाओं में समान नहीं होता है, उसी तरह से ये जो सामाजिक विकास है ये भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न चलता रहता है। तो जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शुरुआत हो जाती है। जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जो आसपास के व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है। लेकिन जो बचपनावस्था और बाल्यावस्था है, बचपनावस्था और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में थोड़ी परिपक्वता आ जाती है, जिससे प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक आचरणों व्यवहारों के लिए निर्देशित रहता है। तो इसी तरह से आज हमें देखना है कि किस तरह से शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है, बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस किस तरह से कौन कौन से सामाजिक विकास देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था और बचपनावस्था में कि किस तरह से शैशवावस्था और बचपनावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में होता है। ठीक। तो जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि जन्म के बाद शिशु समाज के अभाव में जीवित नहीं रह सकता है। वो अपनी हर क्रिया के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। तो जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो स्टार्ट होता है फैमिली से ही, परिवार से ही। तो बच्चा क्या होता है? बच्चा समाज के अभाव में जीवित नहीं रह पाता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास की अवस्था के सचेतता की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि प्रारंभिक सामाजिक विकास की अवस्था में सबसे पहले वो उन व्यक्तियों के प्रति सचेत होता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रारंभ में शिशु का जो समाज है सबसे पहले उसकी माता से शुरू होता है। जो शिशु का समाज होता है वो माता से ही स्टार्ट होता है।
क्योंकि जो 2 से ढाई माह का बच्चा होता है, वो अपनी माँ के आहट को, अपनी माँ की परछाई को पहचानने लगता है और उनकी गोद में जाना चाहता है। अगर माँ उसे नहीं लेती है, तो बच्चा रोने लगता है। इस तरह से धीरे-धीरे शिशु की सामाजिकता और स्पष्ट होती जाती है। जब वो 5-6 महीने का होता है, तो जो उसके आस-पास रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, दादी, ये लोग हो गए, इन लोगों के साथ रहने के लिए वो आकर्षित होता है, उनके पास जाने के लिए आकर्षित होता है। और जो 8 से 9 माह का बालक होता है, वो दूसरों की भाषा और उनके हाव-भाव को समझता है। तो संवेगात्मक विकास में आपने देखा था कि बच्चा किस तरह से हाव-भाव को समझता है। वो क्रोध और स्नेह में अंतर समझने लगता है। अगर कोई बच्चे को तेज आवाज़ में डाँटता है, तो वो रोने लगता है, ठीक? तो इस तरह से धीरे-धीरे उसका सामाजिक विकास होता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक बालक का सामाजिक विकास 3 अवस्थाओं में होता है। अब वो 3 अवस्थाओं में किस तरह से विकास होता है, थोड़ा हम उसे भी समझ लेते हैं। तो जो प्रथम अवस्था आती है, शिशु के सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था केवल कुछ सप्ताह की होती है। जो प्रथम अवस्था है, शिशु के सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था केवल कुछ सप्ताह की ही होती है। इस अवस्था में शिशु विभिन्न व्यक्तियों में अंतर नहीं कर पाता है। क्या करता है? तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है, वो विभिन्न व्यक्तियों में अंतर नहीं कर पाता है। वो अपने आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को वो देखता है, आँखों से उनका पीछा करता है, मुस्कुराता है। ये क्रियाएँ वह केवल मानव चेहरे के प्रति ही व्यक्त करता है। ठीक? तो ये कौन-सी अवस्था थी? ये प्रथम अवस्था थी। अब दूसरी अवस्था क्या आती है? द्वितीयक अवस्था क्या है? तो द्वितीय अवस्था में वह मानव चेहरे में अंतर समझने लगता है, किंतु अब भी वह सभी व्यक्तियों के प्रति सामाजिक प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति उनकी देखभाल करते हैं, उनके प्रति तीव्र गति से सामाजिक प्रक्रियाएं वो प्रदर्शित करता है। यानी कि जो आसपास उनके ज़्यादा रहते हैं, उनके प्रति वो ज़्यादा प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे माँ अगर पास आने पर वो मुस्कुराता है, अगर उसकी माँ उसके पास जाती है, तो वो मुस्कुराता है, अपने हाथ-पैर फेंकता है और उसे माँ गोद में उठा ले, ऐसा वो चाहता है, ठीक? और वो फेंकता क्यों है? ताकि माँ उसे अपने गोद में उठा ले। तो ये भी उसकी एक सामाजीकरण की ही प्रक्रिया है, वो सामाजीकरण कर रहा है। अगला है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या है? तो तृतीय अवस्था तब विकसित होती है जब बालक में चलने की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तियों के पास जाकर संपर्क बनाता है। अगर माँ नहीं दिखाई दे रही है, तो वो माता को आस-पास खोजता है, उसकी खोजबीन करता है। तो इस तरह से शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है। अब ये तो हमने देख लिया शैशवावस्था में। अब हम थोड़ी-सी बात करें, अगर बचपनावस्था की कुछ सामान्य-सी विशेषताएँ हैं, विशिष्ट सामाजिक क्रियाएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? आपको पता है बचपनावस्था जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष तक के बालकों में कुछ सामाजिक क्रियाएँ हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है ध्यानाकर्षण। जन्म के बाद लगभग 1.5 वर्ष की आयु में ये विशेषताएँ पाई जाती हैं कि जो बच्चा होता है, वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। अब इसके लिए वो कर क्या सकता है? तो वो रोने की क्रिया करने लगता है, ठीक? तो वो
रोने की क्रिया करता है, जिससे घर वाले जो परिवार के सदस्य हैं, माता-पिता हैं, उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। दूसरी जो सामाजिक क्रिया है, वो क्या है? वो है अनुकरण। लगभग जो 1 वर्ष की आयु का बालक है, उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहले वो चेहरे के हाव-भाव का अनुकरण करना सीखता है, फिर भाषा का और लास्ट में वो व्यवहारों का अनुकरण करता है। बच्चा पहले क्या करेगा? जिस तरह से आप बोलेंगे, आपकी भाषा का अनुकरण करेगा और लास्ट में वो आपके व्यवहारों का ही अनुकरण करता है। अगली जो सामाजिक क्रिया है वो है प्राश्रितता। क्या है? प्राश्रितता। जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की अवस्था में बालक में प्राश्रितता देखने को मिलती है, डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि वे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग चाहते हैं। तो और उनमें इस सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन वे अकेला होने या फिर भूख लगने पर रोकर करते हैं। ठीक। अगला है लज्जाशीलता। बालक जब विभिन्न मानव चेहरों में अंतर समझने लगता है, तो वो अजनबी व्यक्तियों के सामने अपनी विभिन्न क्रियाओं को करने में शर्माता है, उसे लज्जा का अनुभव होता है। आपने देखा होगा बच्चे घर में बहुत बोलते चालते रहते हैं, तो लेकिन जब कोई बाहर का अजनबी व्यक्ति आ जाता है, तब उनके सामने एकदम चुप, एकदम शांत बैठ जाते हैं। ठीक। अगला है ईर्ष्या। लगभग 1 वर्ष की आयु के बालकों में ईर्ष्या की भावना देखी जा सकती है। ईर्ष्या का प्रदर्शन बालक तब करता है जब उसकी माँ किसी बच्चे को, दूसरे बच्चे को अपने गोद में ले ले, उसे लाड प्यार करे, तो बच्चे में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो बच्चा है, एक ही खिलौने से खेलते-खेलते जब वो दूसरा बच्चा, मतलब जब वो एक खिलौने से अपना खेल रहा है, तो खेलते समय 2 बालकों में आपको ईर्ष्या देखने को मिलेगी। खेल-खेल में ही बच्चे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। अगला है सहयोग। क्या है? अगली भावना जो अगला सामाजिक क्रिया है, वो है सहयोग। तो जो लगभग 1 से लेकर 1.5 वर्ष के बालक होते हैं, उनमें ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति तो देखने को मिलेगी, लेकिन 2 वर्ष आयु पूरा होते-होते उनमें सहयोग की भावना में बदल जाती है। जो ईर्ष्या की भावना होती है, वो सहयोग की भावना में बदल जाती है। तो जो आपने अभी तक जो देखा, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सामाजिकरण की योग्यता है, ये जन्म से ही पाई जाती है, लेकिन इन योग्यताओं के विकास के लिए माँ की सामाजिक प्रतिक्रिया भी आवश्यक है। अगर किसी बालक को जन्म के बाद सामाजिक संपर्कों से आप दूर रखते हैं, तो उस बच्चे में सामाजिकरण कैसे आएगा? कहाँ से वो सीखेगा इन सारी चीज़ों को? कहाँ से वो अनुकरण करेगा? कहाँ से वो सहयोग लाएगा? कहाँ से उसके अंदर ईर्ष्या आएगी? कहाँ से वो लज्जाशीलता सीखेगा? तो इन सभी चीज़ों के लिए बच्चे को सामाजिक संपर्क में लाना बहुत ज़रूरी है। अगला है अगला है स्वप्रेम। स्वप्रेम तो बचपनावस्था में बालक स्वप्रेमी और स्वकेंद्रित होता है। वो सारी वस्तुओं पर अपना अधिकार समझता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। आप बच्चे को देखेंगे तो जो भी वस्तु हैं वो उसकी हैं, यानी कि वो मेरी हैं, मुझे चाहिए वो, ऐसी होती है उसकी भावना। अगला है निषेधात्मक प्रवृत्ति। तो निषेधात्मक प्रवृत्ति का विकास बालकों में 1 वर्ष की आयु से ही स्टार्ट हो जाता है। उसमें आज्ञा के विपरीत कार्य करने की भी क्या बोल सकते हैं उसको, जो प्रवृत्ति होती है वो पैदा हो जाती है। इसीलिए जो 13 से 14 माह के बालक होते हैं, मना करने के बाद भी वो अनेक क्रियाओं को करते रहते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करते समय वो मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, हँसते हैं, क्योंकि वे इसे अपना खेल समझते हैं। बच्चे को आपने कोई चीज़ मना की,
तो बच्चा उसके विपरीत कार्य करेगा और उसको उस चीज़ में आनंद भी आता है, क्योंकि उसे तो लगता है ये एक खेल है, ठीक? तो ये सारी सामाजिक क्रियाएँ होती हैं बचपनावस्था में। अब हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था में किस तरह से विकास होता है किन-किन चीज़ों का। तो बचपनावस्था तक बालक का जो अधिकांश समय होता है, वो तो घर पर ही बीतता है। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, उसका जो सामाजिक दायरा है, वो बढ़ जाता है। वो घर से बाहर निकल कर अपने पास-पड़ोस के बालकों के साथ खेलना, घर के बाहर समाज की सीमा में समायोजन करना सीखता है वो, ठीक? तो पूर्व बाल्यावस्था में कौन से सामाजिक विकास होते हैं, ज़रा हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात आती है खेल के द्वारा। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के अंदर खेल की भावना का विकास तेजी से होता है। खेलों के माध्यम से ही बालक का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक ये सारे विकास होते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक खेलों को इसलिए पसंद करता है कि खेल उसे आनंद देते हैं, उसका उससे मनोरंजन होता है। जो 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उसके खेल के साथी कौन होते हैं? उसके अपने ही भाई-बहन, पास-पड़ोस के बच्चे होते हैं। तो इस समय सामूहिक खेलों द्वारा बालक में सामूहिकता की भावना आती है। फिर 5 से 6 वर्ष का बालक 5 से 6 बालकों के समूह में खेलना प्रारंभ करता है। तो बालकों के द्वारा उनकी जो क्रियाएँ हो रही हैं, उनकी क्रियाओं में विभिन्न सामाजिक व्यवहार जैसे जैसे सहयोग हो गया, सहानुभूति हो गई, मित्रता हो गया, प्रतियोगिता हो गई, ये सारे चीज़ों का प्रदर्शन वो करते हैं। तो खेल उनके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो महत्व है यानी कि जो अगला सामाजिक व्यवहार है, वो क्या है? वो है अनुकरण। संपूर्ण बाल्यावस्था में बालकों के अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो बहुत तेज होती है। जो 3 से 4 वर्ष का बालक वो केवल परिवार के सदस्यों का ही अनुकरण नहीं करता है, बल्कि वो अपने समाज और जो समूह के साथी हैं उनके भी अनुकरण से बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है। अब इस अवस्था में बालक के लिए अनुकरण द्वारा सीखना अत्यधिक आसान होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास अधिक ना होने के कारण वो अपने मौलिक चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अनुकरण द्वारा वो अन्य व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं उनको अपना लेते हैं। व्यक्ति जो चीज़ें करता है बच्चा उसी का अनुकरण कर लेता है। तो जो ये अनुकरण होता है ये सामाजिक विकास होता है। अ अगला है निषेधात्मकता। आज्ञा के विपरीत कार्य करना निषेधात्मकता कहलाता है। बालकों में इस प्रवृत्ति का विकास बचपनावस्था से ही हो जाता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में ये प्रवृत्ति अपने चरम सीमा पर देखने को मिलती है। जो बालक होता है, बालकों में निषेधात्मक व्यवहार हमेशा उस समय होता है जब माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाता है या उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं जैसे ज़मीन पर लेटना हो गया, वस्तुओं को तोड़ना हो गया, छोटे बच्चों को मारना हो गया, चिल्लाना हो गया, तो वो ये सारी क्रियाएँ प्रदर्शित करने लगते हैं। आगे है झगड़ा एवं मारपीट करना। झगड़ा एवं मारपीट तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने सम्मान के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इसीलिए वे सामूहिक खेलों के समय झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ इस तरह के लक्षण को वो प्रकट करते हैं। तो सामूहिक खेलों में प्रत्येक बालक अपने बालक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसीलिए वो दूसरों के सुझावों और निर्देशों का पालन नहीं करता है। झगड़ा और मारपीट के लिए
समय जब वो मारपीट झगड़ा करते हैं तो इस समय बालक एक दूसरे के खिलौनों के साथ छीना-झपटी करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको नोचना हो गया, काटना हो गया, उनको कुछ गंदे शब्द बोलना हो गया, धक्का देकर उनको गिराना हो गया, उनको नोच भी लेते हैं, मतलब जो भी वो झगड़ा लड़ाई कर पाते हैं सब कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से वे अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक? अगला है सहयोग एवं सहानुभूति। सहयोग और सहानुभूति, जहाँ एक ओर इस अवस्था में द्वंद्व हो गया, स्पर्धा हो गई, आक्रामकता हो गया, ये सारी भावना देखने को मिलती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामूहिक खेल, उनमें जो सहयोग है, उनमें जो सहानुभूति है, इसकी भावना का विकास होता है। अगला है चिढ़ाना या फिर तंग करना, मतलब चिढ़ाना और तंग करना। चिढ़ाना और तंग करना एक असामाजिक व्यवहार है और ये क्रिया संतुलित बालकों की तुलना में जो असंतुलित बालक होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलती है, ठीक? तो ये जो असामाजिक व्यवहार है, ये जो संतुलित बच्चे होते हैं उनमें तो कम, लेकिन जो असंतुलित बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें मौखिक जो आक्रमण होता है वो बालकों के द्वारा ज़्यादा किया जाता है, ठीक? अगला है आक्रामकता। अब आक्रामकता क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है वो सहयोग और सहानुभूति के साथ आक्रामक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। इस व्यवहार का प्रारंभ 2 वर्ष की अवस्था से होता है और आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़कर 5 वर्ष की अवस्था तक ये अपनी चरम सीमा पर हो जाता है। अब बालकों में आक्रामक व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जैसे ईर्ष्या हो गई, माता पिता का असमान व्यवहार हो गया, यानी कि एक बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करना, दूसरे को कम, एक बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना और दूसरे बच्चों की नहीं, यानी कि एक बच्चे की तो आपने जो डिमांड किया बच्चे ने आपने तुरंत पूरा कर दिया, लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है उसकी आपने आवश्यक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं की। तो तनाव हो गया, संवेगात्मक जो उसके अंदर तनाव है वो हो गया, ये कई कारण हो सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे आक्रामकता होती हैं। एक सीयर्स महोदय हैं, उनका मानना ये है कि लड़कों में शारीरिक आक्रामकता पाई जाती है। जो लड़के होते हैं वो जैसे छीना-झपटी करना, मार-पीट करना, लड़ाई-झगड़ा करना, ये ज़्यादा होता है, जबकि लड़कियाँ मानसिक प्रहार अधिक करती हैं, ठीक? ये कथन आप ध्यान रखिएगा कि किस व्यक्ति ने कहा है कि लड़कों में शारीरिक आक्रामकता पाई जाती है, जबकि लड़कियाँ मानसिक प्रहार अधिक करती हैं। लड़कियों में आक्रामक व्यवहार अधिक अस्थायी नहीं होता है, लड़कों में इसकी अपेक्षा अधिक होता है, ठीक? अगला हो गया ईर्ष्या। ईर्ष्या, तो बालकों में ईर्ष्या की भावना का विकास 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक होता है और ईर्ष्या का प्रमुख कारण, तो इसका प्रमुख कारण वही प्रतियोगिता हो गया, प्रतिस्पर्धता हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद अगर बात करें प्रतियोगिता की, तो प्रतियोगिता की भावना का विकास बालकों में 3 वर्ष की आयु में आप देख सकते हैं। 4 वर्ष का बालक उत्तम और श्रेष्ठता के भाव को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए दूसरों से अच्छे कार्य करने और श्रेष्ठ बनने की वो कोशिश करता है, ठीक? कौन? जो ये पूर्व बाल्यावस्था के बालक होते हैं। अगला है मित्रता। तो बालकों में मित्रता की भावना का विकास 2 से 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और इस समय कुछ बालक एक साथ बैठकर खिलौनों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इस समय झगड़ा अधिक होता है। कब? जब वो पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, ठीक? तो मित्रता एक स्वस्थ सामाजिक व्यवहार है। ये बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायता करती है। सिर्फ बालकों के ही नहीं, जैसे बड़े भी हो गए, तो बड़ों में भी ये मित्रता काफ़ी सहायक होती है। उनके सामाजिक व्यवहार एक स्वस्थ सामाजिक व्यवहार होता है, चाहे बालक की बात की जाए, चाहे बड़ों की।
अगर बालक के समायोजन में सहायक है तो बड़ों के समायोजन में भी ये सहायक है। ठीक। अब ये तो हमने बात की पूर्व बाल्यावस्था की। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन कौन से सामाजिक विकास आपको देखने को मिलते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था के भी कुछ प्रमुख सामाजिक विकास हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सामुदायिकता। सामुदायिकता तो जो ये उत्तर बाल्यावस्था है इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसके जो सामाजिकरण का दायरा है वो बढ़ जाता है। समूह के बीच रहने और सामाजिक समायोजन स्थापित करने की वजह से उसकी जो सामुदायिकता की भावना है उसका विकास होता है। इसीलिए इस अवस्था को सामुदायिकता की अवस्था यानी कि गैंग एज भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है समूह भक्ति। समूह भक्ति तो समूह में मित्रों के साथ समायोजन स्थापित करने के कारण वो धीरे धीरे समूह प्रेमी बन जाता है। ठीक। अब वो अपनी सारी बातों को अपने मित्रों के साथ बांटता है, अपनी योजनाओं में मित्रों को शामिल करता है और कभी कभी तो कुछ बातों में परिवार के सदस्यों को शामिल ही नहीं करता है क्योंकि समूह के विचार उसे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देने लगते हैं। ठीक। अगला जो सामाजिक विकास है उसमें मित्रता की बात करते हैं। तो इस समय मित्रता की भावना अधिक होती है, उनके बीच द्वेष कम, सहयोग अधिक देखने को मिलता है। वो अपनी जो मित्र मंडली है, मित्र मंडली पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि कभी कभी मित्रों के कारण अनुचित कार्य भी कर दिया जाता है या व्यक्ति कर लेता है। ठीक। अगला है यौन विरोध। तो इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कम होता है। बालक जो होते हैं वो बालकों के साथ और बालिकाएं जो होती हैं वो बालिकाओं के साथ खेलना अधिक पसंद करती हैं। इस अवस्था में यौन विरोध पाया जाता है। बालक अपने क्रियाकलापों में बालिकाओं का और जो बालिकाएं होती हैं वो अपने क्रियाकलापों में बालकों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती हैं। उनको नहीं पसंद कि उनके खेल के बीच या उनके कार्यों के बीच कोई लड़का आए या लड़का नहीं चाहता कि उनके खेल या उनके कार्यों के बीच में कोई लड़की आए। ठीक। अगला जो सामाजिक विकास है वो क्या है? वो है नेतृत्व। नेतृत्व तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के स्वप्रेमी और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण वो अपना प्रभुत्व दूसरों पर नहीं दिखा पाता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक बहिर्मुखी होते हैं वो अपनी बुद्धि, अपने त्याग, आत्म संयम इन सभी के कारण समूह में नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो विकास है वो है सहयोग का। तो सामूहिक खेलों के कारण इस आयु में सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है क्योंकि बच्चे समूह में खेलते हैं। अब जब समूह में खेल रहे हैं तो उनमें सहयोग की भावना आना निश्चित है। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति के कारण बालकों में प्रेम, दया, त्याग, सहानुभूति ये सारी भावनाएं विकसित होती हैं जो केवल समूह के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए भी होती हैं। अगला है खेल। खेल उत्तर बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बालक घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में रुचि लेता है, जबकि जो बालिकाएं होती हैं वो जो घर के अंदर के खेल होते हैं उनको खेलना अधिक पसंद करती हैं। अगला है सहिष्णुता। तो समूह में रहने की वजह से इस आयु में बालकों के अंदर जो सहिष्णुता की भावना होती है वो विकास ले लेती है। उनके स्वभाव में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। अदरवाइज उनका स्वभाव क्या होता है? अस्थिर होता है। इस समय ना तो वो शिशुओं के समान बहुत अधिक चंचल होते हैं और ना ही इनके अंदर किशोरों के समान कोई उग्रता होती है। स्थिरता और शांति के कारण ही इस अवस्था को अन्य अवस्थाओं से अलग माना गया है। ठीक। अगला है प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा। तो
इस अवस्था में बालक अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति सजग होता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने साथियों से वो प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि स्पर्धा करता है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। ठीक, तो कुछ ये जो लगभग 10 हमने देखे, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास इस तरह से होता है। अब हमारा बच्चा है लास्ट वाला कि किस तरह से किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं। तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को विकसित संबंधों की अवस्था भी कहा गया है। किशोर अपना सामाजिक विकास 3 सामाजिक इकाइयों में करता है। एक तो हो गया परिवार, दूसरा हो गया विद्यालय, तीसरा हो गया मित्रों की टोली। अब इन तीनों ही सामाजिक इकाइयों में किशोर सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार के संबंध में कई बातों को सीखता है। सबसे पहले वो परिवार के सदस्यों से, फिर जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं साथ उनसे सीखता है। उसके बाद वो अपने मित्रों की टोली को परखता है, जानता है, समझता है और धीरे धीरे वो अपने मित्रों में सबसे अधिक रुचि लेने लगता है। कौन? किशोर। ठीक, तो किशोरावस्था के कुछ सामाजिक विकास हमें देखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समूह का सदस्य होना। तो किशोरावस्था में बालक और बालिका विभिन्न समूहों के सदस्य होते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल समूह के बीच वो व्यवहार करना सीखते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन यौनिक परिपक्वता के कारण होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वे संगठित समूह भी बनाते हैं और उसके सदस्य बनकर उसको पूरी निष्ठा, पूरी लगन से सामूहिक क्रियाओं में वे भाग लेते हैं, जिससे जो विस्तृत सामाजिकता है उसकी भावना का उनके अंदर आपको विकास देखने को मिलता है। ठीक, अब जो दूसरा है सामाजिक संबंधों को स्थापित करना, यानी सामाजिक संबंधों की स्थापना। तो समूह में रहने की वजह से इस आयु में मित्र, नेता या साथी के साथ संबंधों की स्थापना गहरी होती है। विद्यालय में वे प्रायः सभी के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सामूहिक खेलों में भाग लेते हैं, जिससे जो सामाजिक संबंध है उसका विस्तार होता है और विभिन्न सामाजिक और सामूहिक क्रियाओं में वे अपने आप से स्वेच्छा से भाग लेते हैं। मैत्री यानी कि मित्रता संबंधों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। जो मित्र होते हैं वो समलिंगी और विषमलिंगी दोनों ही होते हैं। ठीक, अगला है सामाजिक रुचियों का विकास सामाजिकता की अवस्था होने के कारण किशोरों में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की रुचि का विकास होता है और वे सामाजिक समारोह जो भी होता है उसमें भाग लेते हैं, सामाजिक संगठनों के सदस्य भी बनते हैं और संगठन के कार्यों में भी वे रुचि को दिखाते हैं। अगला है सामाजिक चेतना का विकास। तो जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में किशोरों को ये ज्ञात होने लगता है कि समाज में उनका अस्तित्व क्या है, समाज में कौन कौन से वर्ग हैं, उनमें क्या समानता और क्या भिन्नता है, समाज की उससे क्या अपेक्षाएं हैं, समाज के क्या नियम कानून हैं, उसे समाज में किस प्रकार रहना है, सामाजिक कार्यों के लिए किस प्रकार से भाग लेना है। तो इस तरह से किशोरावस्था में सामाजिक चेतना का विकास होता है। ठीक, अगला है पारिवारिक संबंधों में सुधार। जो पूर्व किशोरावस्था में किशोरों का माता पिता से मतभेद रहता है, लेकिन किशोरावस्था की समाप्ति पर पारिवारिक संबंधों में सुधार आ जाता है, क्योंकि अब वे यह स्वयं समझने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, अगला जो है वो है स्पर्धा और प्रतियोगिता।
तो उत्तर बाल्यावस्था से स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है और वे खेल और विद्यालय के कार्यों में ही समूह के साथियों से स्पर्धा रखते हैं। ये जो स्पर्धा है वो सामूहिक होती है, लेकिन किशोरावस्था में स्पर्धा जो होती है वो व्यक्तिगत हो जाती है। किशोर बालक के जीवन का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है। तो अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो उच्चतर सीमा तक प्राप्त करने के लिए किशोरावस्था में जो स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना है उसका विकास होता है। ठीक। अगला है नेतृत्व। अगला क्या है? नेतृत्व। तो परिपक्वता के कारण किशोरावस्था में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। जो किशोर बालक या बालिका प्रतिभावान, मिलनसार, बहिर्मुखी, शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, वे समाज में नेतृत्व की भावना जो होती है उसे आसानी से, जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व को वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगर बात किया जाए मित्रता की, तो आयु के जो तमाम स्तर होते हैं या अवस्थाएं होती हैं, स्तरों पर सामाजिक विकास में मित्रता का स्वरूप अलग अलग होता है। सहस्वास्थ्य में बालक की मैत्री भावना उन व्यक्तियों के प्रति रहती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या फिर जो उनके निकट रहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में मित्रता का भाव परिवार, पाठशाला या फिर समूह के साथियों के प्रति रहता है। जबकि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में मित्रों का चयन अपनी रुचि के अनुसार होता है। यहाँ समलिंगी और विषमलिंगी दोनों ही मित्र पाए जाते हैं। ठीक। अगला है, इसमें लास्ट होगा सामाजिक परिपक्वता। तो शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ किशोरावस्था में किशोरों में सामाजिक परिपक्वता भी व्यापक होता है। ठीक। किशोरावस्था में सामाजिक बोध हो जाने की वजह से ही उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि समाज और परिवार के क्या नियम हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, का जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक कार्यक्रमों की क्या उपयोगिता है, उनके किन सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए और किन सामाजिक क्रियाओं में भाग नहीं लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। ठीक। तो ये हमने देखा कि किस तरह से शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। हालांकि आपके जो हेडिंग आपने देखी है, जैसे मित्रता हो गया, प्रतियोगिता हो गया, प्रतिस्पर्धा होगी, ये आपको देखने को मिलते हैं हर अवस्था में, लेकिन इनका जो दायरा होता है वो अलग हो जाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक की लास्ट पॉइंट पर। वो क्या है? वो ये है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक बनावट। सबसे पहले क्या आता है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक बनावट। तो बालकों का स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुंदर और अच्छे शारीरिक गठन वाले होते हैं, उनका सामाजिक विकास अस्वस्थ, कुरूप और कुंठित विकास वाले बच्चों की तुलना में कहीं अधिक अच्छा होता है। स्वस्थ बालक जो हैं उनमें खेलने कूदने के प्रति रुचि अधिक होगी। वो खेलों के द्वारा उनमें जो विभिन्न सामाजिक गुण हैं, जैसे नेतृत्व की भावना हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गया, प्रतियोगिता हो गया, सहिष्णुता हो गया, सामूहिक भावना का सहयोग हो गया, तो ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। इसके विपरीत अगर जो अस्वस्थ बच्चे हैं तो वो खेलेंगे नहीं, खेल में ही नहीं भाग लेंगे, तो
खेल में ही नहीं भाग लेंगे तो जो उनकी और सारी जैसे प्रतियोगिता हैं, नेतृत्व है, सामूहिकता का, सहयोग का, ये सारी भावनाएँ हैं, ये कहाँ से विकसित हो पाएँगी। तो जो बच्चे भद्दे, कुरूप, अपाहिज या फिर लूले-लंगड़े हैं, ऐसे बालकों को बच्चे खेल में अपने पसंद नहीं करते हैं। तो इससे उनके अंदर हीनता की भावना का विकास हो जाता है। ठीक? अगला जो प्रभावित करने वाला तत्व है, वो है पारिवारिक वातावरण। अब बालक का सामाजिकरण घर से प्रारंभ होता है। तो घर के वातावरण का प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। परिवार का आकार कैसा है, ये सारी चीज़ें जैसे इसमें पारिवारिक वातावरण में क्या-क्या आता है। पारिवारिक वातावरण में माता-पिता का बालकों के साथ संबंध कैसा है, बालक किस तरह से बालक के माता-पिता अपने माता-पिता का संबंध है, माता-पिता का आपस में कैसा संबंध है। ऐसा तो नहीं कि माता-पिता हमेशा लड़ते-झगड़ते हैं। तो जब माता-पिता में कलह-कलेश होगा, तो ऐसे में बच्चे का किस तरह से विकास होगा? और जब माता-पिता का बालक के साथ जैसे घर में 2 बच्चे हैं और माता-पिता एक बच्चे को ज़्यादा लाड-प्यार करते हैं, दूसरे को कम, तो ऐसे में किस तरह का सामाजिक विकास हो पाएगा? अगला है जन्म क्रम एवं भाई-बहन का आपस में संबंध। परिवार में भाई-बहनों का किस तरह से आपस में संबंध है, ये भी डालता है बच्चे के विकास पर, सामाजिक विकास पर प्रभाव। साथ ही साथ परिवार का आकार। परिवार का आकार छोटा है, तो बालकों को खेल और अनुकरण के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन परिवार छोटा हो, छोटा परिवार में बालक की देखभाल जो होती है वो अच्छी होती है। माता-पिता का भरपूर प्यार मिलता है। इसके विपरीत अगर परिवार बड़ा है तो बड़े परिवारों में बालकों को पर्याप्त अवसर मिलता है अनुकरण का। लेकिन माता-पिता का पूर्ण नियंत्रण ना रह पाने के कारण कभी-कभी वे दुर्गुणों का भी शिकार हो जाते हैं। और बालकों के आपसी संबंध जो होते हैं वो मतलब जो भाई-बहन होते हैं, इनके जो आपसी संबंध होते हैं ये भी बच्चे के विकास पर, सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बालक हैं, उनकी आर्थिक तंगी के कारण उनमें अंदर हीन की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनका आत्मविश्वास जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। समाज के साथ समायोजन भी नहीं ठीक से कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती हैं। अगला है विद्यालय। परिवार के समान विद्यालय में भी अनेक रूपों में बालकों के विकास में जो होते हैं ये सहायक होते हैं। विद्यालय, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसे सामाजिक विकास के अनेक अवसर मिलते हैं। सबसे पहले तो स्कूल जाने से वो आत्मनिर्भर बनते हैं और उनकी असहायता है वो असहायता का भाव धीरे-धीरे खत्म होता जाता है। इसके साथ ही वो जो उनके हम उम्र साथी हैं, उनके साथ रहने, साथियों के साथ खेलने, उठने, बैठने, इन सब की वजह से जो उनका सामाजिक दायरा होता है, वो बढ़ जाता है, जिसके बीच वो अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए वो विभिन्न गुणों जैसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो गए, सामूहिकता हो गई, दूसरों के विचारों का आदर करना, ये सारी चीज़ों को वो विद्यालय से ही सीखते हैं। अगला हो गया जो अगला तत्व है वो है मनोरंजन के अवसर। मनोरंजन के अवसर तो सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास में मनोरंजन का जो बड़ा हाथ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जिन बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के जितना अधिक अवसर नहीं मिल पाता है, उनका सामाजिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। स्वस्थ खेल, नाटक,
सिनेमा, सर्कस, सैर सपाटा, पार्टी में जाना, ये सारी चीज़ें बच्चों का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन से बालक स्वस्थ होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और समाज में अच्छी तरह से समायोजन कर पाते हैं। ठीक? अब इसी के विपरीत अगर बच्चे को मनोरंजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो समाज के साथ में अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है। अगला है बालकों के समूह के साथी। तो बालकों के समूह के साथी कई रूपों में उनके विकास को, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे अगर बालक के समूह के साथी अधिक हैं, तो सामाजिक विकास तीव्रता से होगा, क्योंकि समूह के बीच ही बालक विभिन्न सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। अगर बालक के समूह के साथी अच्छे उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले हैं, तो बालक में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। अगर बालक के समूह के साथी अच्छे नहीं हैं, तो बालक के अंदर दुर्गुणों का विकास होगा। ठीक? अगला है बालकों का व्यक्तित्व। जन्म के बाद प्रत्येक बालक में एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कुछ बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, तो कुछ बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी बालकों का जो सामाजिक दायरा होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। तो वो कैसे होते हैं? वो प्रसन्नचित्त होंगे, मिलनसार होंगे, समूह में लोकप्रिय होंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास अधिक होगा, उनमें जो नेतृत्व की क्षमता है वो अधिक पाया जाएगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, तो अंतर्मुखी बच्चों का जो सामाजिक दायरा है वो सीमित हो जाता है और जो उनके सामाजिक विकास होते हैं वो भी सीमित हो जाते हैं। ठीक? अगला है बालकों का संवेगात्मक विकास। तो बालकों की संवेगात्मक विकास उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जिन बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, वे दूसरों से सामाजिक संपर्क आसानी से कर लेते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। अगर विपरीत इसके हम बात करें, जो बालक चिड़चिड़े, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, उनके समाज के साथ अच्छे संबंध नहीं हो पाते हैं और उनका जो सामाजिक विकास की गति होती है वो धीमी हो जाती है। अगली बात करें वृद्धि की, तो सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में वृद्धि के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे नवजात शिशु प्रारंभ में पूरी तरह से पराश्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वो स्वयं समाज में नेतृत्व करने योग्य बन जाता है। ठीक? अगला है लिंग भेद। लिंग भेद के सामाजिक विचारों व्यवहारों में विभिन्नता पैदा करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि लड़कों को प्रारंभ में अधिक स्वतंत्रता मिलने की वजह से वो अधिक झगड़ा करते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो सहनशील होती हैं। तो बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा आपको अधिक सहनशीलता, सहिष्णुता, सहानुभूति, त्याग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे एक घर में जो स्त्री पुरुष होते हैं, उन दोनों में भी आप देखेंगे तो जो स्त्री होती है वो अधिक त्यागी होती है, अधिक उसमें सहिष्णुता पाई जाती है, सहनशीलता भी पाई जाती है। ठीक? इसके विपरीत जो किशोर हैं, किशोर बालिकाओं को घर से बाहर जाने में उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है जितनी कि किशोर बालकों को। इसीलिए किशोर बालकों का सामाजिक दायरा किशोर बालकों की तुलना में सीमित होता है। ठीक? अगला है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या है? तो संस्कृति है, कल्चर। सामाजिकता का भाव उत्पन्न करने में जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, ये भी सहायता करता है। मनुष्य की जो संस्कृति है, जिसके बीच वो प्रारंभ में पलता है, बढ़ता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उसके सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ता है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। कोई भी समाज अपने सदस्य से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखता है।
और सामाजिक प्राणी होने के कारण संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। ठीक? क्या आप अपने समाज के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं? अपने संस्कृति के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं? जी नहीं। तो ये भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला है आर्थिक स्थिति। तो समाज में आपने देखा होगा प्रायः 3 आर्थिक स्थितियाँ होती हैं। एक तो होती है निम्न, एक होती है मध्यम और एक होती है उच्च। तो जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालक होते हैं उनमें हीन भावना रहती है, जिससे वे समाज में आसानी से घुल-मिल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार जो उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति भी उच्चता की भावना के कारण सभी के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं। उनका सामाजिक दायरा भी केवल एक ऐसे वर्ग तक सीमित होता है। तो ये आर्थिक असमानता व्यक्तियों के बीच में दूरी को बढ़ा देते हैं, जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगली बात करें खेलों में रुचि। तो खेलों में रुचि, सामूहिक खेल सामाजिकता की भावना का विकास करते हैं। खेलते समय बालक समूह का अंग होता है। समूह में रहकर बालक में सहयोग, दया, त्याग, सहानुभूति ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो खेल बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। लास्ट है आपका भाषा विकास। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान-प्रदान दूसरों तक कर सकते हैं। भाषा के उचित प्रयोग से हम अपना जो सामाजिक दायरा है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक? तो ये हमने देखा कि किस तरह से सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब आप चाहें तो इसे इस पेपर में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करूँगी मैं, जिससे आपको आसानी से दिख सके। ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी-अभी आपने देखा। तो प्रभावित करने वाले तत्वों में क्या-क्या आता है? स्वास्थ्य आता है, शारीरिक रचना एवं गठन आता है, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में माता-पिता का बालक के साथ संबंध, माता-पिता का परस्पर संबंध, जन्म क्रम भाई-बहन का आपस में संबंध, परिवार का आकार या फिर परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था आती है, साथी के समूह भी प्रभावित करते हैं, पास पड़ोस का वातावरण भी प्रभावित करता है, विद्यालय का वातावरण, बुद्धि, खेल एवं मनोरंजन, व्यक्तित्व, संवर्धन, अभिप्रेरक, साथ ही साथ संवेगात्मक जो व्यवहार है वो भी बालक के विकास को, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक? इसमें आपको ये बुद्धि और शायद 1-2 आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग बुक से मैंने लिया था। ठीक? तो बस हमें सामाजिक विकास यही इतना पढ़ना था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, हमने वो सारा देख लिया। तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। अभी मिलेंगे हम अपनी 3 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इस सप्ताह में पढ़ा था। क्या-क्या पढ़ा था? तो शायद से इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट की बात हमने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सोशल डेवलपमेंट पढ़ लिया लेकिन कहीं पर एरिक्सन का नाम नहीं सुना। तो घबराइए मत, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में एक दिन अलग, और जो भी हैं हमारे जैसे थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए और ये जो भी हैं फ्रायड हुए, इन सभी के बारे में हमें एक-एक दिन अलग से चर्चा करनी है। इसीलिए हमने उनको यहाँ पर नहीं रखा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुद्धि की, यानी कि जो बौद्धिक विकास है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी 3 बजे वाली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।